गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आपको नगर पालिका में थोड़ी बात बाकी रह गई थी, लेकिन आज एक डाउट सेशन हमें रखना था तो हमने रख लिया। उसके बाद जो आपको और प्रॉब्लम हो यू आज पूछ सकते हो। एंड इन फैक्ट जो भी बच्चे इंग्लिश के हों, बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट इवन द student of English medium are also joining the classes. So if you want to get your reply in English, please write in English. And if you want to get your reply in Hindi, so there is a humble request. अगर आपको अपना उत्तर हिंदी में लेना है तो आप हिंदी में टाइप करोगे तो वो अच्छी बात हमारे पास रहेगी। और आपके कमेंट तो भी इतने तेज फास्ट आ रहे हैं कि वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और आप देखोगे क्वेश्चन का मतलब है कि अब आप कोई पूछो क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो आज मैं बता दूंगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है कैसे उसको हम देखें, कैसे क्वेश्चन लिखें, कैसे आपके डाउट है। और क्योंकि दोस्तों ये भी आप याद रखो, कई बार पॉलिटी में डाउट इस किस्म के होते हैं कि मान लो कि इसका ऐसे हमें डाउट क्लियर नहीं करना है जो कि मान लो उलझे हुए हैं, इसीलिए तो उच्चतम न्यायालय है। आप जानते हो कि उच्चतम न्यायालय के सामने हमेशा मुद्दे आते हैं, वो हल करता है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता करनी है कि हम क्या लिख सकते हैं, क्या सैद्धांतिक है। बाकी विवाद के बारे में हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आपको हिंदी में कोई बात पूछनी है तो प्लीज राइट इन हिंदी। और आंसर राइटिंग में जैसे कि जो इतने प्लीज सेंड मी अ क्वेश्चन, जब आप प्रश्न कोई भेजोगे तभी तो मैं उसका स्ट्रक्चर बताऊं कैसे लिखना है कैसे, क्योंकि एक बार पूरी बात पढ़ लेने पे तो स्वाभाविक रूप में लिखने में फिर आसानी होती है। मैं कुछ एग्जाम्पल बता भी दूंगा, बट इट विल बी बेटर प्लीज गिव मी सम क्वेश्चंस। अभी तो आपने जो डाउट मुझे दिए हैं उसको मैं देख रहा हूं कि किसी ने लिखा है कि अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अधिकरण के निर्णय के बारे में आपको फिर मैं बता दूं। और किसी ने पूछा भी है कि पॉलिटी क्लास कब तक चलेंगे, लगभग कितना समय और लगेगा। तो अगर अब बच्चों देखो, पॉलिटी क्लास कब तक चलेगा, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। और किसी ने पूछा कि आनुपातिक चुनाव की प्रणाली क्या है। बच्चों सिंपल सी बात है, आनुपातिक चुनाव की प्रणाली सिंपल सा मतलब है कि अनुपातिक चुनाव की प्रणाली का मतलब होता है कि विधानसभा में जिस अनुपात में हमारे विधायक है उसी अनुपात में उन्हें राज्यसभा में सीट दी जाए, यह अनुपातिक चुनाव प्रणाली है। अनुपात का सीधा सा मतलब है कि जिस राज्य के पास ज्यादा है उनको ज्यादा सीट दी जाए। अब मान लो कि आप घर में स्वीट्स आई, तो स्वीट्स का डिवीजन अनुपातिक रूप में होना चाहिए या अर्थमेटिकल रूप में होना चाहिए। एक होता है अर्थमेटिकल, तो मान लो आप घर में कोई मिठाई आई है तो सभी को एक एक मिठाई दे दिया, ये डिवीजन है अर्थमेटिकल, अंक गणिती। लेकिन प्रोपोर्शनेट के आनुपातिक का मतलब है दादाजी को थोड़ी कम मिठाई दी, बच्चे को थोड़ी ज्यादा मिठाई दे दी, यंग को थोड़ी ज्यादा मिठाई दी, जिसको डायबिटिक हुआ है बिल्कुल मिठाई नहीं दिया, ये आनुपातिक है। तो वैसे ही हर जगह प्रोपोर्शनेट होता है। आनुपातिक का मतलब है कोई चुनाव में कहीं भी एग्जाम्पल आप ले लो, अब मान लो कोई रेस में दौड़ रहा है, अब जो रेस में दौड़ रहा है जो गोल्ड मेडल पाया उसको ज्यादा पुरस्कार मिला, जो सिल्वर पाया उसको कम पुरस्कार मिला। ये अनुपातिक है, सभी को एक जैसा ट्रीट हम नहीं कर सकते, ये अनुपातिक है। किसी ने पूछा प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो बच्चों को बता दें प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि लैटिन शब्द है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति नवनिर्वाचन सांसदों को शपथ दिलाएगा। अब चूंकि राष्ट्रपति तो सभी सांसदों को शपथ दिला नहीं सकता, इतने बड़ी संख्या में सांसद है, इससे राष्ट्रपति क्या करता है कि वो किसी वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिला देता है। प्रोटेम का स्पीकर, प्रोटेम जो लैटिन भाषा का शब्द है फॉर टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा कि बाकी सारे सदस्यों को शपथ दिला देगा राष्ट्रपति के नाम पर, और जब सारे सब सदस्य शपथ ले लेंगे तब वहां से स्पीकर का निर्वाचन हो जाएगा, तब वहां से स्थायी स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। अब किसी ने बच्चे ने पूछा कोलिजियम क्या है, तो कोलिजियम का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह। कोलिजियम का मतलब न्यायाधीशों का समूह होता है। अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 5 न्यायाधीशों कोलिजियम में, एक चीफ जस्टिस है, बाकी 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर के लिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर के लिए ये 5 न्यायाधीश होंगे, प्लस 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल हो जाएंगे।
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट के लिए एक चीफ जस्टिस होगा और 2 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कोलिजियम का मतलब एक समूह है, एक संगठन है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब किसी ने अच्छा फिर किसी ने सवाल पूछा है कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखे, आंसर कैसे लिखे। तो एक सवाल ये भी मैं आपको बता देता हूं कि देखो जो आप देखो हमारे यहाँ जो अधिकरण है, जो हमारे यहाँ, अच्छा किसी ने सवाल पूछा है कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायिक सक्रियता के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अब मान लो इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है तो कैसे हम लिख दें, फिर आपके भी अधिकरण के सवाल पर आ जाएंगे, क्योंकि हम 1 डाउट क्लास 2 डाउट क्लास हम और भी डाउट क्लास ले लेंगे, उससे चिंता मत करो। बस मेन ये बात है, खान सर की तरफ से क्लास लेने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हम जितनी चाहे उतनी क्लास ले सकते हैं। बस हमारा उद्देश्य था कि डाउट हमने इसलिए बाद में रखा है क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ के देखा होगा कि एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ संबंध होता है। मान लो इस प्रश्न को जैसे हमने पूछा है तो इसका जवाब दे दें कि कैट में हमारे यहाँ संसद ने आरंभिक रूप में अधिनियम बनाया था कि कैट की निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, लेकिन बाद में एल चंद्र कुमार वादमिक उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा कि नहीं, कैट यानी प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय की अपील हाईकोर्ट में भी होगी। यही अभी मामला बाकी एनजीटी के मामले में भी आ गया। तो अधिनियम में तो लिखा गया था कि अधिकरण से अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज की डेट में अधिकरण से, ट्रिब्यूनल से अपील हाईकोर्ट में भी होती है। अब किसी ने, अब देखो एक सवाल बता दिया आपको, अब आपने बड़े सारे सवाल पूछ रहे हो, सवाल लिखने का तरीका एक आपको बता दूं, फिर इस बात पर आते हैं कि मान लो जो सवाल लिखने का तरीका बता दें और आपने जो सवाल पूछा था शायद भाई स्क्रीन से वो अलग हो गया, लेकिन मान लो कोई भी एक सवाल है, मान लो कि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रश्न लिखा कैसे जाता है। देखो दोस्तों, पहले प्रश्न में हम एक भूमिका लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। और पहली बात यह है, जो भी बच्चे लिखने पर प्रश्न से पहले आप याद रखो, यूपीएससी में आपको इस तरीके से कॉपी मिलती है। इस कॉपी में इधर एक स्पेस होता है, इतना लाइन खींची रहेगी, इधर के स्पेस होगा, इधर आपको नहीं लिखना है। और एक एक छोटे प्रश्न के लिए आपको 3 पेज मिलता है, बड़े प्रश्न के लिए 4 पेज। तो लिखना जरा सीखो पहले आराम से। पहले तो कहते पढ़ना सीखो, और पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, और एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए कि उससे आइडियाज बनते हैं, विचार बनते हैं। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो स्वाभाविक रूप में आपको, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा, और विचार का डेवलप होना जरूरी है, तो आप उसके बाद लिख लेंगे। अब आप देखो, अब लिखने में क्या कोशिश करनी चाहिए, लाइन लाइन के बीच अंतर होना चाहिए, शब्द शब्द के बीच अंतर होना चाहिए। तो ये बात खास तौर पे जब पैराग्राफ आप छोड़ो उसके बीच खासा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जब छोटा लिखोगे तो पता चला एक ही पेज में उत्तर खत्म हो गया। आईएएस एग्जाम में आपको 3 पेज मिला हुआ है, तो पहले लिखने की संरचना होनी चाहिए। मान लो कि लास्ट में थोड़ा सा नीचे आपने छोड़ दिया, क्योंकि शब्द सीमा इतनी कम होती है कि आपको शब्द सीमा नहीं बढ़ा सकते, शब्द सीमा आप नहीं बढ़ा पाओगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम चीजों को 3 पेज तक पहुंचाए। हमें लिखना है 150 शब्द में, 120 शब्द में, लेकिन 3 पेज तक पहुंच जाएगा तो कैसे होगा। लाइन लाइन के बीच अंतर रखो, शब्द शब्द के बीच अंतर रखो। पैराग्राफ लिख रहे हो तो बाकी पॉइंट छोड़ो, पॉइंट लिख रहे हो बाकायदा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से साफ साफ लिखना सीखो बच्चों। अच्छा, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी होती है, किसी की हैंड राइटिंग खराब, तो जिसकी हैंड राइटिंग खराब भी होती है चिंता न करें, वो साफ साफ लिखे, पढ़ा जा सके कम से कम। और हमेशा पहले भूमिका आ जाए, और फिर कैसे होगा, भूमिका हो जाएगा और निष्कर्ष। हर चीज में भूमिका निष्कर्ष आप तैयार कर लो, फिर बीच के पॉइंट को आप लिख सकते हो। अब कैसे आप देखोगे भूमिका और निष्कर्ष, अब आपने सब चीज पढ़ रखी है। अब आप कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, जो 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 कोई भी क्वेश्चन आप करोगे। अब मान लो कि आप, अच्छा आपने कोई सवाल पूछा था न्यायपालिका से, तो आपने पूछा था शक्ति पृथक्करण के मामले में न्यायपालिका की आलोचना भूमिका बताइए। किसने सवाल पूछा था, यानी उन्होंने पूछा था कि किस तरीके से हम जुडिशरी को देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के मामले में। अब जो दूसरी बात होती है कि कैसे हम देखें प्रश्न को, तो देखो आपको तरीका बता दें। जुडिशरी से लिखने का भूमिका अलग होगी, संघवाद से हर एक एक भूमिका बना लो। संघवाद से भूमिका कैसी होगी, संघवाद से निष्कर्ष होगा। न्यायपालिका से भूमिका कैसे, न्यायपालिका कैसे निष्कर्ष होगा, इसका मैं तरीका आपको बता दूं। और फिर उसके बाद
आप बीच में उसको उत्तर को पार कर लो। अब न्यायपालिका से कभी भी कोई भूमिका लिखनी हो दोस्तों, तो आप हमेशा देखोगे लिखने में सेंटेंस छोटे, पैराग्राफ छोटे, लिखने में बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ा सेंटेंस नहीं, बड़ा पैराग्राफ नहीं। जैसे एनसीईआरटी में आप देखते हो, क्योंकि बहुत सेंटेंस बड़ा होगा, पैराग्राफ बड़ा होगा, तो आपका फिर प्रभाव बाधित होगा, अप्रभाव बाधित होगा तो अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उत्तर फ्लो में होना चाहिए, जैसे पानी का फ्लो होता है। अच्छा, किसी ने देखिए आपके किसी ने पूछा राष्ट्रपति शासन लागू होने पर ग्राम पंचायत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा बच्चों। देखो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उससे राज्य विधानसभा पर फर्क पड़ता है। पंचायत का चुनाव भी अलग तरीके से होता है, पंचायत के चुनाव पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी ने, अच्छा प्रश्न फिर इधर चला गया, भारत के संपूर्ण क्षेत्र, अच्छा किसी ने पूछा एनसीईआरटी किस क्लास की पढ़े? तो बच्चों मान लो कि अगर आप अभी क्लास में हो तो एनसीईआरटी तो आपको 6 से पढ़ना चाहिए। हो सकता है 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 2 ही घंटे लगे, एक दिन ही लगे। उसके बाद एक क्रम आपका बन जाता है, क्योंकि जो 6th में लिखेगी 7th में नहीं, 7th में लिखेगी 8th में नहीं है। किसी ने पूछा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने, विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप में सभी नागरिकों को प्राप्त है? प्राप्त है, लेकिन आप जानते हो कि जनजातीय क्षेत्रों में ये सीमित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति नागालैंड जाना चाहे तो वहां पे अपने ही भारत में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और जब आप कहीं भारत में आना जाना चाहो तो आपको मैं याद दिला दूं, अरे भारत में आने जाने के लिए लोक व्यवस्था पर कहीं सांप्रदायिक दंगा हुआ है, कहीं पे हिंसा हुई है, अभी आप देखा रामनवमी का जुलूस आया, उस पर हिंसा हो गई, तो वहां पे आने जाने को रोका जा सकता है। आप ये बात जानते हो कि हमारे यहाँ कोई भी फंडामेंटल निरपेक्ष नहीं है। अब किसी ने पूछा है भारत के महान्यायवादी के बारे में बताएं, तो ऐसा करते हैं बच्चों, पहले ये आपको प्रश्न का उत्तर लिखा देते हैं, फिर कैसे भूमिका लिखनी चाहिए, कहने से एक प्रश्न का उत्तर बता दें, फिर आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में बता दें। तो अब मान लो कि प्रश्न का उत्तर है भूमिका कैसे लिखोगे न्यायपालिका में, तो हमेशा भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, संघीय शासन की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इतनी भूमिका, छोटी सी भूमिका, क्योंकि ये याद रखना 7 से 8 मिनट में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। आप लिखते समय पहले चिंता मत करो शब्द सीमा के बारे में, लेकिन पहले आपको भूमिका लिखने सीखने चाहिए। तो न्यायपालिका के बारे में कैसा लिखा, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भूमिका विचार से। अब ऐसा नहीं होना चाहिए न्यायपालिका के बारे में लिख रहे हो तो अनुच्छेद 124 शुरू किया, अगर आपको आर्टिकल याद है तो आर्टिकल बीच में लाओ, ये लिखने का तरीका होता है। तो आपने भूमिका कैसे दी, न्यायपालिका में अलग तैयार कर लिया कि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण है और न्यायपालिका मूल अधिकारों के रक्षक है, संघीय ढांचे के रक्षक है, इसलिए हमने न्यायपालिका का निर्माण किया है। तो न्यायपालिका आपने बना लिया। अब निष्कर्ष आप कैसे दोगे कि न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं होनी चाहिए? हमारे संविधान में संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायिका की सर्वोच्चता है, क्योंकि हमारे संविधान का मूल पर्पस सामाजिक न्याय है। शासन के दोनों अंग आपस में टकराएं, ये हमारे संविधान का मूल उद्देश्य नहीं है। निष्कर्ष हो गया आपका। अब आप देखो, इसका मतलब है भूमिका निष्कर्ष हमने तैयार कर ली, अब उत्तर के बीच वाला पार्ट लिख लो। यानी आप याद रखो दोस्तों, लिखना भी ठीक वैसे जैसे खाना बनाना होता है। अच्छा जो कुक है, इसे आपको बहुत विचार अगर आपका स्पष्ट है तो अपने आप लिख लोगे। तो न्यायपालिका की भूमिका जो हमने बताई, लगभग वही भूमिका हर क्षेत्र में याद कर लो और अपने से कोशिश करो बनाओ। एक बार देख लिया फिर निष्कर्ष लिख लो। अब आपने क्या सवाल पूछा था, शक्ति पृथक्करण आपका सवाल था। अब मूल बिंदु पर आ जाओ। तो शक्ति पृथक्करण में आप बता दो कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति क्या है, और फिर उसके बाद दोनों की शक्ति, तीनों में विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका विधियों को क्रियान्वित करती है, और फिर न्यायपालिका स्वाभाविक रूप में उसकी व्याख्या करती है, ये बता दिया। लेकिन हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के साथ नियंत्रण और संतुलन भी है, क्योंकि सरकार की एक अंग दूसरे को नियंत्रित करते रहते हैं। अब आपका सवाल है कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर की आलोचनात्मक व्याख्या, तो आलोचना जानते हो आजकल यही हो रही है कि न्यायपालिका सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन कर रही है। अब देखो सेम सेक्स मैरिज के मामले में यही तो सरकार कह रही है कि भाई न्यायपालिका को ये काम नहीं है कि विधि का निर्माण करे, न्यायपालिका सुपर लेजिस्लेचर बनना चाहती है, ये अपने आप में ठीक नहीं है। यानी न्यायपालिका को चाहिए कि वो केवल तब हस्तक्षेप करे जब मूल अधिकारों का हनन हो, संविधान का हनन हो। न्यायपालिका को विधि के निर्माण और सरकार चलाने की भूमिका में नहीं आना चाहिए।
इसका मतलब है अब न्यायपालिका ये नहीं देखेगी कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, न्यायपालिका ये न कहे कि विधि का निर्माण कैसे हो, ये आलोचना है। लेकिन लास्ट और निष्कर्ष क्या लिखोगे कि भारत में यह जरूरी है क्योंकि भारत में किसी भी अंग की सर्वोच्चता नहीं है, सर्वोच्चता है संविधान की। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। ये आपने सवाल पूछा, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा दिया। अब जिस जिस टॉपिक में कहोगे मैं आपको भूमिका हर जगह आपको बता दूंगा। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा था नीतीश कुमार ने पार्टी बदल ली, क्या वो कार्यवाही नहीं हुई? अरे मेरे बच्चों देखो, नीतीश कुमार ने पार्टी नहीं बदली, गठबंधन सहयोगी बदल लिया। दल बदल का कानून गठबंधन सहयोगी बनाने पे नहीं होता। तो मान लो शरद पवार की पार्टी एनसीपी अभी कांग्रेस के साथ है, कल वो बीजेपी के साथ चली जाए, ये दल बदल का मामला नहीं होता। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता नहीं छोड़ी है। जिस दिन जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता छोड़ लेंगे उस दिन हम कहेंगे कि उन्होंने दल बदल कर लिया। किसी बच्चे ने पूछा कि न्यायालय में कोरम क्या है, तो हमने दोस्तों पहले बताया था कि देखो न्यायालय में कोरम वैसा नहीं होता जैसा कि संसद में है। संसद में कोरम का मतलब है कुल सदस्य संख्या का 1/10। लेकिन अब चूंकि न्यायालय में अगर एक न्यायाधीश जरा अनुपस्थित है तो एक न्यायाधीश अनुपस्थित है तो 2 न्यायाधीशों की 10 बेंच है, 3 न्यायाधीशों की 10 बेंच है, 5 न्यायाधीशों की 3 बेंच है। इसका मतलब एक न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो जाएगा तो 15 बेंच के काम प्रभावित हो जाएंगे। तो उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका में कोरम का मतलब इस तरीके से होता है। कोरम का मतलब यहाँ थोड़ा सा अलग किस्म का होता है। और अब दूसरा भी सवाल आपको बता दें, मान लो कि हमारे पास जो ये पीडीएफ है इनके भी सवाल मैंने बता दिया, इनके भी सवाल देखो। फिर मेरे पास सवाल है, सर आई एम कंफ्यूज, नगर पंचायत नगर पालिका पंचायती राज अलग है। अब देखो मैं दोस्तों बता दूं, पंचायती राज अलग है। पंचायती राज किसके लिए है? गांव के लिए है। नगर पालिका शहर के लिए है। अब आप देखोगे शहर 3 प्रकार के हैं, कई छोटे शहर है। अरे आपके गांव के पास जो छोटा शहर होगा वो क्या है? नगर पंचायत। तो नगर पालिका एक सामूहिक नाम है जिसमें नगर पंचायत भी शामिल है, नगर परिषद भी शामिल है, महानगर भी शामिल है। तो पंचायत और नगर पालिका बिल्कुल अलग अलग है बच्चों। भाई पंचायत तो आप गांव में है, और जो बच्चे शहर में रह रहे होंगे वहां पंचायत नहीं होती वहां के। अच्छा, आप हो सकता है आप में कंफ्यूजन इसलिए हो कि आपने लिख दिया नगर पंचायत। तो नगर पंचायत का मतलब है नगर पालिका। नगर पंचायत का मतलब गांव की पंचायत से उसका कोई संबंध नहीं बच्चों, वो नाम है। क्योंकि पंचायत का मतलब है लोकतंत्र की एक संस्था जहां सरपंच बैठे, 5 प्रधान बैठे, वहां भी देखा गया है। तो अब फिर इनका उत्तर दे दें अगला। तो शायद आपको इसीलिए कंफ्यूजन हो गया होगा जब हमने नगर पंचायत कहा, तो नगर पंचायत का नगर पालिका, उसका गांव के प्रधान से, गांव की पालिका से कोई मतलब उसका नहीं है। फिर किसने सवाल पूछा, अनुच्छेद 32 226 में क्या अंतर है? अब देखो बच्चों कि मूल अधिकार उल्लंघन पर हमारा मूल अधिकार है उच्चतम न्यायालय का, जैसे परंत 226 के तहत क्या मना कर सकती है इसे सुनने को? हकीकत की बात है बच्चों, देखो यही बात है कि अनुच्छेद 32 में सीधे हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन मामला ये है कि वह उच्चतम न्यायालय एक है। अब हिंदुस्तान के 28 राज्यों से हर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय पहुंचना चाहेगा तो स्वाभाविक रूप में वो नहीं पहुंच सकता। इसलिए व्यवहार की बात है कि हमने ये प्रावधान किया है कि कोई व्यक्ति वो कहाँ पहुंचे? सीधे उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय उसकी याचिका सुनने से मना नहीं करेगा। फिर अभी अब देखो किसी ने पूछा है ट्रायंगुलर विधानसभा क्या होती है? देखो सर शायद ट्रायंगुलर नहीं, मुझे लगता है कि आप त्रिशंकु विधानसभा पूछना चाहते, और त्रिशंकु का अनुवाद ट्रायंगुलर नहीं होता, वो हंग असेंबली होती है। तो ट्रायंगुलर विधानसभा कुछ होती नहीं, शायद आपने उसको त्रिशंकु को आपने समझ लिया होगा। देखो हंग का मतलब त्रिशंकु कौन थे? त्रिशंकु ने बड़ी तपस्या कर ली और भगवान खुश हो गए। अब भगवान खुश हो गए तो उनका आप स्वर्ग में आ जाओ। अब त्रिशंकु ने जैसे धरती की यात्रा शुरू की, स्वर्ग के देवताओं में हलचल मच गया कि भाई कौन जमीन से कोई आदमी स्वर्ग में आ रहा है। तो नारद ने षड्यंत्र करके उनको बीच में रोक दिया, तो न वो ऊपर जा पाए, न आसमान, न स्वर्ग में जा पाए, न जमीन पर लौट पाए। तो त्रिशंकु का मतलब होता है जिस विधानसभा को सदन में पूर्ण बहुमत नहीं है उसे कहते त्रिशंकु। यानी जिस विधानसभा, यानी इस विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं है, या लोकसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं है, इसी को कहते हैं त्रिशंकु, इसी को त्रिशंकु कहते हैं।
अगला अगला किसी ने सवाल फिर पूछा है कि संविधानवाद को भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि भारत में संविधान तो है, विधि भी सर्वोच्च है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के शासन उच्च है। कृपया देखो दोस्तों, व्यक्ति का शासन उच्च नहीं है। कई बार उसके एग्जाम्पल आप देखोगे। अगर व्यक्ति का शासन उच्च होता तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब देखो FIR का आदेश न होता। और आप देखो बिहार में आनंद मोहन को भी छोड़ा गया, उनके खिलाफ भी लोग जो न्यायपालिका जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब, और दूसरी बात है दोस्तों, कई बार किताबी दुनिया व्यवहारिक दुनिया में फर्क होता है। अब वो चिंता मत करो, हमें अगर सैद्धांतिक तौर पर देखना हो तो बात यही पता चलती है कि हमारे यहाँ विधि का शासन है, संविधानवाद का शासन है। दोस्तों ने कितनी बार बताया, कई बार व्यवहारिक हमारे जीवन में कई खामियां होती हैं तो कई बार संविधान में भी दिखती है, लेकिन भारत में संविधानवाद है तो हमें नकारात्मकता के बजाय सकारात्मक चीजें ज्यादा देखनी है। किसी ने पूछा आर्टिकल 29 राष्ट्रीय हित में राज्यसभा में वर्णित विषय पर संघ सरकार को जो विधि निर्माण करती है, क्या वो सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत होता है या पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा में प्रस्तुत होता है? और अगर लोकसभा प्रस्तुत होता, देखो दोस्तों, आर्टिकल 249 में प्रस्तुत होने की बात नहीं है। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि पहले रेजोल्यूशन पारित होना चाहिए राज्यसभा से। पहला राज्यसभा संकल्प पारित करेगी, तब दोनों सदन विधि का निर्माण करेंगे। तो प्रस्तुत होने की बात ही नहीं है। अभी प्रस्तुत होने की बिल्कुल बात नहीं है। प्रस्तुत लोकसभा में हो सकता है, प्रस्तुत राज्यसभा में हो सकता है। अब स्वाभाविक रूप में इसमें मामला क्या था कि कहीं न कहीं इसमें जो मामला ये था कि कहीं न कहीं इसमें केवल राज्यसभा का संकल्प पारित पहले होना चाहिए, न कि प्रस्तुतिकरण की कोई बात है। तो अभी कुछ बच्चे प्रस्तावना के बारे में लिख रहे हैं, तो प्रस्तावना भी बताना आपको। अगले हफ्ते तो हम बताएंगे क्लास, अगले हफ्ते तक अभी क्लास आपकी चलेगी। इसमें डाउट क्लास लिया क्योंकि हम ये बता सके आपको किस तरीके से आपको आगे आपको कुछ पूछना है, क्या आपको अतिरिक्त पूछना है, तो आप देखो। फिर आपका अगला सवाल है, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सेम सेक्सुअल मैरिज को लेकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं तो हिंदी में लिखना चाहिए आपको, तो ये रिक्वेस्ट है। इफ somebody want to ask in English, they should write in English, क्योंकि जब आप देवनागरी लिपि को इस तरीके से लिखते हो तो स्वाभाविक रूप में हमें कई बार पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं किताब को लेना चाहिए। देखो दोस्तों, NCERT काफी है, फिर भी कभी आप किताब देखना चाहते हो तो मेरी किताब आती है भारतीय राज्य व्यवस्था, वो ब्लू कलर की है, ओरियन ब्लैक स्वान उसका पब्लिकेशन है, तो आप देख लेना, उसमें सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आप नेट पे भी उपलब्ध है, भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से है, राजेश मिश्रा के नाम से, ओरियन ब्लैक स्वान इसका पब्लिकेशन है। तो कोशिश ये करो, जैसे आप सवाल आप पूछते हो, कोशिश करो कोई क्वेश्चन का आंसर करना हो, तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो मैरिज ठीक है, अभी के पॉपुलेशन को देखते हुए, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बदलना चाहे तो बदल सकता है क्या? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला कर दे कि सेम सेक्स मैरिज ठीक है, अब देखो, अब सेम सेक्स मैरिज ठीक है नहीं ठीक है, ये तो संसद के क्षेत्राधिकार में है। और अभी आज का न्यूज देखो तो बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। तो आप अभी देखो, कुल मिला के सेम सेक्स मैरिज होना न होना संसद काम है, और जो आज की संसद ने आज किया तो जरूर थोड़ी हमेशा रहेगा, कल वाली संसद है बदल भी सकती है। अरे दोस्तों, कितने बड़े परिवर्तन हो गए हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उसको बदला जा सकता है। किसी ने पूछा स्वायत्त निकाय संवैधानिक निकाय में क्या फर्क है? दोस्तों देखो, स्वायत्त का मतलब है कोई निकाय हो सकता है, संवैधानिक का मतलब जो निकाय संविधान में हो संवैधानिक होगा। अब संविधान में भी निकाय स्वायत्त है, जैसे आप देखोगे कि संविधान में निकाय स्वायत्त का मतलब है उच्चतम न्यायालय संवैधानिक निकाय है, UPSC संघ लोक सेवा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक है फिर भी स्वायत्त है। वैसे हमारे यहाँ देखोगे UGC संविधान में नहीं है फिर भी स्वायत्त है। UGC स्वायत्त है क्योंकि शिक्षा के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये स्वाभाविक रूप में वो अपनी UGC तय करती है, ये स्वायत्त संस्थाएं हैं। इसलिए और कई मामलों में तो आप देखोगे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय स्वायत्त है। किसी ने पूछा महानगर के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है?
देखो देखो स्वराज सरकार करेगी। महानगर में कोई भी मामला हुआ तो मनोनीत तो समझाने का राज्य सरकार का काम है। अगला फिर किसी ने पूछा है, पहले मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर आप जितने सवाल और पूछोगे उसका भी आपको जवाब दे दूंगा। तो ये है पेज नंबर आपका 11-12। Which fundamental rights are against individual also, like Article 15, 17, 19, 30, 24 are against individual or not? Friends, look, some rights are against individuals too, particularly Article 17, and even right to life, Article 21, because you know that nobody can be kept in a kind of imprisonment by any person. So therefore Article 21 is also available against individual. In a case, you can imagine the fact that if my landlord is locking up any person inside his home, so this is a violation of Article 21, and anybody can approach Supreme Court under Article 32. Article 17 obviously available against individual, and Article 23 and 24 also available against individual, because see, right against exploitation simply means nobody can engage in exploitation, whether it is government or any private agency, because it's fundamental rights. And this one is the article. Next point, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन, भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया और इंडियन कॉन्फेडरेशन। तो दोस्तों सच मायने में देखा जाए ये भारतीय परिसंघ ज्यादा था, इंडियन कॉन्फेडरेशन ज्यादा था। अच्छा, आप देखोगे कई बार देयर इज अ प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन, कई बार ऐसा होता है फेडरेशन का अनुवाद भी परिसंघ है, फेडरेशन का अनुवाद भी परिसंघ है, और कॉन्फेडरेशन का फिर अनुवाद क्या किया जाए, तो कॉन्फेडरेशन का अनुवाद करेंगे महापरिसंघ। जैसे सही मायने देखो यूरोपियन यूनियन कॉन्फेडरेशन है, क्योंकि कॉन्फेडरेशन किसी को निकलने का अधिकार होता है, फेडरेशन किसी को निकलने का अधिकार नहीं होता। Nobody can come out of the federation, but in confederation what you are looking in the European Union, so in European Union Britain exited from European Union, so that is the case. Similarly, if you look at Government of India 1935, ये भारतीय कॉन्फेडरेशन ज्यादा कहलाएगा, क्योंकि वहां पे राज्यों को शामिल होने और न शामिल होने का बाकायदा अधिकार था, राज्यों को शामिल होने और न शामिल होने की पूरी छूट थी। फिर और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का फेडरेशन कोई बन भी नहीं पाया। किसी ने पूछा पुनरावलोकन याचिका में वरिष्ठ वकील प्रमाणित करे कि पुरानी बेंच सुनवाई करे, और क्यूरेटिव में 3 न्यायाधीश, तो एक में वकील एक में न्यायाधीश क्यों? अब देखो दोस्तों, देखो पुनरावलोकन याचिका सामान्य बात है, क्यूरेटिव याचिका उससे गंभीर मामला है। पुनरावलोकन याचिका का मतलब है भाई न्यायपालिका एक बार गलती कर सकती है, बार बार गलती थोड़ी कर सकती है। पुनरावलोकन याचिका इसलिए दायर की जाती है कि कहीं न कहीं कोई फैक्ट किसी ने नहीं बताया है। लेकिन जो रिव्यू याचिका है, जो अपने आप में रिव्यू याचिका का मतलब कहीं कोई गलती हो गई है, फैक्ट को नहीं देखा गया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब ये होता है कि जब प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ, यानी बहुत गंभीर मामला है, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ तब ये गंभीर मामला है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर इसलिए इसमें 3 सीनियर जजेस की बात कह दी गई है। सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एविडेंस होता है, फिर अदर कोर्ट ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है या हाई कोर्ट को भी? देखो दोस्तों ने पहले कह रखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ एविडेंस है, दोनों। ये आप देखो दोनों के डिसीजन, क्योंकि दोनों के डिसीजन एविडेंस माने जाते हैं, दोनों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन एविडेंस नहीं माने जाते। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के लिए है। ये बात ध्यान में रखने की, इसीलिए कंटेम्प्ट की पावर, अवमानना की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को है। ठीक उसी तरीके से एविडेंस उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के ही निर्णय को मानते हैं। अब
देखो, त्रिशंकु संसद क्या मैंने आपको बता रखा है, हंग पार्लियामेंट, जहां किसी एक का बहुमत न हो। किसी ने पूछा लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? बच्चों देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हर गणतंत्र लोकतंत्र है, अमेरिका गणतंत्र है, अमेरिका लोकतंत्र है। गणतंत्र लोकतंत्र के बीच में बेसिक अंतर ये है कि जहां राष्ट्रपति निर्वाचित हो आम जनता के द्वारा, वो रिपब्लिक है, और जहां राष्ट्रपति वंशानुगत हो, जैसा शासन का मुखिया जैसा ब्रिटेन में है, वो लोकतंत्र है। लेकिन ये सबसे सिंपल सा मतलब है, सबसे सिंपल सा मतलब है। इसका जो व्यापक मतलब ये आता है कि सही मायने में गणतंत्र का मतलब होता है जहां बहुमत का शासन न हो। भाई लोकतंत्र का मतलब इंग्लैंड का शासन, इंग्लैंड के शासन बहुमत का शासन अपनाया गया, जहां बहुमत का शासन हो, संसद की सर्वोच्चता हो, वो है लोकतंत्र। लेकिन जहां सेपरेशन ऑफ पावर हो, जहां संविधानवाद हो, जहां मूल अधिकारों की रक्षा हो, वो है गणतंत्र, वो है गणतंत्र। फिर किसी ने पूछा है, यदि किसी दूसरे देश के राजदूत ने भारत किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, उस पर विधि के समक्ष समान व्यवहार होगा या राष्ट्रपति राज्यपाल की तरह नियम लागू होगा? बच्चों देखो, हमने पहले बता रखा है कि जिनेवा संधि के हिसाब से राजदूत को विधि के शासन से छूट दी जाती है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। बच्चों आप याद रखो, संविधान में जो बात कही गई है वो केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है, वो राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए है, न कि वो राजदूत के लिए है। राजदूत को व्यवहारिक रूप में छूट मिलती है। किसी भी आर्टिकल को अनुसूची में क्यों सम्मिलित करते हैं? बच्चों भाई सीधी सी बात है, मान लो कि कोई कपड़ा बहुत बड़ा है तो उसके लिए अलमारी रखोगे, और कोई कपड़ा अगर छोटा है तो उसके लिए कहीं भी आप हैंगर में टांग सकते हो। इसका मतलब मैंने पहले बता भी रखा है इन सब चीजों को, फिर ध्यान से आप देख लेना, और इसी क्लास के साथ थोड़ा लिखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद के विस्तार की आवश्यकता होती है वही अनुसूची जरूरत पड़ती है। भाई मान लो कि आपके पास बड़ी सी छोटी सी कार है तो गैरेज में पार्क कर दोगे, लेकिन ट्रेलर आपने खरीद लिया बड़ा सा, उसके लिए अलग स्पेस चाहिए आपको। वैसे ही कई आर्टिकल ऐसे होते हैं जहां अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है, अनुसूची बनानी पड़ती है। जैसे कि आर्टिकल 1, अब आर्टिकल 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है। अब भारत राज्यों का संघ है तो स्वाभाविक तौर पर अब राज्य के नाम सारे अनुच्छेद 1 में लिखे जाए। इससे अच्छा है कि पहले अनुसूची का निर्माण कर दिया जाए। वारंट सील के अंतर्गत राष्ट्रपति स्वयं किसी की नियुक्त करता है? हाँ, स्वयं राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, पर स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता बच्चों। राष्ट्रपति की नियुक्त करने का अधिकार तो मंत्रिपरिषद का है। राष्ट्रपति का अपना हस्ताक्षर होता है, बाकी नियुक्त पर भारतीय सरकार के एक वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का या सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्या आपातकाल के दौरान संघ सरकार द्वारा राज्य के लिए बनाया गया विधि आपातकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार उसे बदल सकती है? वो हाँ तो नहीं कैसे? देखो दोस्तों, सही मायने में संविधान में लिखा गया है कि आपातकाल में जो भी संसद विधि का निर्माण करती है वो 6 महीने के बाद अपने आप प्रभाव में नहीं रहती। वो विधि हमेशा के लिए नहीं होती, वो विधि तब तक रहेगी जब तक वो आपातकाल है, और उसके बाद 6 महीने तक के वो समाप्त हो जाएगी। 6 महीने इसलिए रखा गया है कि चुनाव होने में, नई विधानसभा आने में 6 महीने लग सकते हैं, तो बाद में विधानसभा अपनी राज्यसूची के विषय पर कभी भी विधि का निर्माण कर सकती है, उसे बदल सकती है। और आप जानते हो संसद की बनाई गई विधि पर जो संघ सूची पर है, समवर्ती सूची पर है, उसमें बदलाव की शक्ति विधानसभा के पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कानून की समुचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या अंतर है? बच्चों वो सिंपल से देखो, अब देखो, मान लो कि आपने खान सर के एडमिशन लिया है, तो आपने पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया है। इसका मतलब है आपके पास क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, आप कोई सवाल पूछ सकते हो। अभी क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी बाकायदा जो लिखी पढ़ी बात है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि मान लो किसी ने एडमिशन नहीं लिया है, वो अचानक ग्रुप में घुस जाए, सवाल पूछने लगे, इसका मतलब है ये उचित प्रक्रिया नहीं है। अब जैसे मर्जी वैसे आप देख लो। अरे भाई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है, आप याद रखो, जब कोई विधि बनती है तो उसमें प्रक्रिया बना दी जाती है। जैसे अभी बिहार में आप देखो, आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया गया, अब विधि है, प्रक्रिया भी बनाई गई, छोड़ दिया गया। लेकिन ध्यान से देखोगे तो भाई, विधि और प्रक्रिया अगर सरकार बना रही है तो व्यक्ति विशेष के लिए विधि और प्रक्रिया बना देती है तो उचित नहीं है।
इसलिए जब उचित विधि प्रक्रिया का मतलब है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से होना चाहिए। अब आप पूछोगे प्राकृतिक न्याय का मतलब है न्याय की भावना, जो कहीं लिखा थोड़ी गया है। इसका मतलब है कि भाई अगर व्यक्ति विशेष को अगर ऐसा छूट दे दिया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये सही मायने में उचित नहीं है। इसे दोस्तों उचित होना अनुचित होना ये न्यायपालिका तय करती है। अब विधि है या नहीं है ये कौन तय करेगा? विधायिका। अब इधर चाहे एग्जाम्पल ले लो, पंचायती राज में अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है? बच्चों ने पहले बता दिया है, पंचायती राज राज्यसूची का विषय है। इसे हर राज्यों ने अपना अपना अध्ययन बना रखा है। संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ये सारे पंचायती राज्य के ऐच्छिक विषय है जो राज्य विधानसभाओं के द्वारा तय किए जाएंगे। फिर किसी का श्रेणी विधान क्या है? अब देखो दोस्तों, पता नहीं आपने कहां से हिंदी अनुवाद पढ़ा है। श्रेणी विधान मतलब थोड़ा सा इसका इंग्लिश भी आप दीजिए, क्योंकि ये शब्द बड़ा अटपटा सा है, तो पहले एक बार आप इंग्लिश से उसका दे देंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छा होगा। अनुमोदन क्रियान्वित करने का अर्थ क्या है? अनुमोदन का मतलब है रेटिफाई करना। अब देखो हमारे जैसे अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति ने किसी संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो क्या होता है, फिर उसको क्रियान्वित की जाती है। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे अच्छा चुनाव वगैरह में कई बार आप देखते हो अनुमोदन करना, उसको स्वीकार करना। इसका मतलब है कि अनुमोदन करना स्वीकार करना, अगर इस अर्थ में आप पूछ रहे हो तो अमेरिका के संदर्भ में, भारत में तो जो भी सरकार ने कह दिया जो भी स्वीकार मान लिया जाता है, तो संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर किसी ने पूछा है संसदीय समिति में जैसे लोक लेखा में 22 सदस्य हैं जिसमें 15 राज्यसभा के हैं, क्या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं? कृपया बताएं। तो आप याद रखो बच्चों, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, संसदीय समिति में कोई हो सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि मनोनीत सदस्य मंत्री भी हो सकता है, ये प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आज तक वो मंत्री हुआ नहीं है, आज तक मंत्री नहीं हुआ है। तो मनोनीत सदस्य को सारी सुविधाएं मिलती है, बस एक ही नहीं है, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन भागीदारी नहीं दी जाती, बाकी सारी सुविधाएं बाकी सांसदों जैसी है। अच्छा, इधर आपका खत्म हो गया। अब बच्चों अब थोड़ा सा किसी ने पूछा पॉलिटिक ऑप्शनल क्लास कब होगी? तो ऑप्शनल क्लास जून से होगी। इसके बारे में आपको खान सर के यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हम खान सर को इंफॉर्मेशन के बारे में दे देंगे। और देखो किसी ने पूछा विश्वास मत क्या है? अब थोड़ा सा धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए तो हम सवाल एक एक देख पाए। विश्वास मत का मतलब होता है दोस्तों, विश्वास मत लोकसभा नियमों में नहीं लिखा गया है, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। ये विश्वास मत ये व्यवहार में आ गया जब गठबंधन सरकारें बनने लगी, त्रिशंकु विधानसभा बनने लगी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद राष्ट्रपति ने राज्यपाल या राज्यपाल ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को स्वयं कहा कि आप जाके सदन में अपना विश्वास लीजिए। इसे दोस्तों अगर यूपी में अगर योगी को बहुमत मिल गया तो वहां उन्हें राज्यपाल विश्वास मत लेने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो उनका पूर्ण बहुमत है। जहां गठबंधन की सरकार आएगी वहीं विश्वास मत लेने की बात होती है। इसका उल्लेख संविधान में तो है ही नहीं है। सवाल है कि इसका नियम तो लोकसभा नियमों में नहीं है। फिर अच्छा, आपने छठी सूची क्या है? किसी ने पूछा छठी सूची, तो जो छठी सूची में अनुसूचित जनजातियों के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। किसी ने पूछा सापेक्ष और निरपेक्ष में क्या अंतर है? दोस्तों ने पहले बताया, सापेक्ष का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं एक जगह विशेष पर हूं, तो मैं सापेक्ष हूं, मैं दिल्ली में हूं। आज 29 अप्रैल है, ये सापेक्ष है, यानी देश और काल के साथ हमारी व्याख्या करना। निरपेक्ष का मतलब है जो चीज हर जगह है, जैसे सूरज हिंदुस्तान में हर जगह फैला हुआ है तो निरपेक्ष है, हवाएं हर जगह है, निरपेक्ष है। वैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखोगे तो जो अधिकार हर व्यक्ति को हर जगह हर परिस्थिति मिल जाए निरपेक्ष है, लेकिन सापेक्ष का मतलब है कि अधिकार सीमित हो जाएगा। इसका मतलब सदन में कुछ, संसद में कुछ और अधिकार होगा, बाहर अधिकार आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब सापेक्ष हो गया। जो अधिकार सांसदों को मिलेगा आम व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सापेक्ष हो गया। सामान्य परिस्थिति मिलेगा
दंगा में नहीं मिलेगा, सापेक्ष हो गया। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अधिकार को सीमित कर देना, इसे कहते हैं सापेक्ष। अब किसी ने पूछा है, अब दोस्तों अच्छा बहुत तेज आपका, राष्ट्रपति संसद, अच्छा किसी ने पूछा राष्ट्रपति संसद में आता है विधायिका। अब दोस्तों को विधायिका एक बड़ा शब्द है। विधायिका देखो, विधानमंडल अलग है। विधानमंडल का मतलब होता है जहां विधानसभा प्लस विधान परिषद हो, जहां विधानसभा प्लस विधान परिषद हो वो विधानमंडल है। लेकिन विधायिका में, विधायिका मतलब विधि के निर्माण की संस्था, विधायिका में संसद भी आ जाएगी, विधायिका में विधानसभा भी आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। अब किसी बच्चे ने पूछा है सुपर कैबिनेट क्या है। दोस्तों कभी एक जमाना था जब किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग होता था। किचन कैबिनेट का मतलब होता है प्रधानमंत्री की बहुत विश्वसनीय सहयोगी। जैसे राजीव गांधी के बारे में कहा जाता था, दून स्कूल से उनके साथ पढ़े हुए लोग राजीव गांधी के बड़े निकट होते थे, जो सारे निर्णय करते थे। भाई आप जानते हो किचन कैबिनेट का मतलब किचन में वही आपके किचन में वही जा सकता है जो आपका बहुत बड़ा दोस्त हो। हर आदमी को आप किचन में जाने की परमिशन नहीं देते, हर आदमी को आप किचन में जाने की परमिशन नहीं देते। इसलिए किचन कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट का वो सदस्य जो कि प्रधानमंत्री को बहुत खास हो। वैसे सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट का मतलब ये होता है कि कैबिनेट के वो मंत्रीगण जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो, जो सारे निर्णय कर लेते हों, जैसे कि आप देखो मोदी है, अमित शाह है, ये सुपर कैबिनेट है। फिर किसी ने पूछा है कि संविधानवाद क्या है, तो दोस्तों हमने कई बार आपको बताया है संविधानवाद का सिंपल सा मतलब है जहां पे, संविधानवाद का मतलब क्या है, जहां पे संविधान की सर्वोच्चता हो, विधि का शासन हो। बच्चों याद रखना, विधि होना विधि का शासन अलग है। विधि तो हर जगह है, विधि की सर्वोच्चता हर जगह नहीं है। अरे विधि तो उत्तर कोरिया में है, विधि तो सऊदी अरेबिया में है, वहां विधि की सर्वोच्चता नहीं है। और दूसरा संविधान होना और संवैधानिक सरकार होना दोनों बातें अलग है। तो जहां संविधानवाद होता है वहां संविधान की सर्वोच्चता होती है, वही संवैधानिक सरकार होती है, और वहां शासन की शक्तियां सीमित होती हैं। फिर किसी ने पूछा नालसा रंग, अच्छा आपके प्रश्न बहुत तेजी से घूम रहे हैं तो थोड़ा सा धीमे उसको करिए तब तो। अच्छा किसी बच्चे ने पूछा MCQ और PYQ में क्या अंतर है। अरे भाई MCQ का मतलब मल्टीपल क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ। तो आपको याद रखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि IAS का एक अलग ट्रेंड होता है, और IAS आप पढ़ोगे तो बाकी एग्जाम के लिए भी काम कर जाता है। इसलिए IAS को आपको देखने के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बार बार देखने चाहिए। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाए तो उसके बाद MCQ कर सकते हो, तो पहला ध्यान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर होना चाहिए। किसका अनुच्छेद 12-32 में क्या अंतर है, तो बच्चों को बता दें। अनुच्छेद 12 का मतलब इसमें राज्य की परिभाषा है। अब राज्य का मतलब होता है जिसमें कि संसद भी है, विधायिका भी है, राष्ट्रपति भी है, राज्यपाल है, सब उसमें राज्य में है। लेकिन अनुच्छेद 32 का मतलब उपचार है, यानी आप जानते हो दोस्तों फंडामेंटल राइट व्यक्ति को मिला हुआ है, नागरिक को मिला हुआ है। तो फंडामेंट किसके खिलाफ है, राज्य खिलाफ। लेकिन राज्य खिलाफ है तो किससे शिकायत करने जाएंगे, इसे उच्चतम न्यायालय डॉक्टर है, और जो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की देता है, अरे वही तो क्या है, वही तो है निमोसलाइड, विकोसूल। तो जो रिट होती है एक तरीके का आदेश है, जो रिट एक तरीके का आदेश है, जो रिट एक तरीके से निर्देश है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को फॉलो करें। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कोई दवाई देता है, तो डॉक्टर जैसे दवाई देता है वैसे चंचूर साहब भी दवाई देते हैं, उसी कहते हैं रिट। रिट का मतलब आदेश, आज्ञा, और उच्चतम न्यायालय के आदेश और आज्ञा ही कानून है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय कोई राजनीतिक संस्था तो है नहीं, संविधान की संस्था है। फिर किसी बच्चे ने पूछा है गिलोटिन क्या है, तो उन बच्चों आपको हमने पहले बता रखा है, फिर रिपीट कर रहे हैं। जब संसद में बजट पर बिना चर्चा के मतदान हो जाए, अनुदान की मांग पारित हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहते हैं गिलोटिन। गिलोटिन ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और फ्रांस में क्या होता था, लोकसभा नियमों हमारे यहाँ लिखा है, संविधान में नहीं है। और फ्रांस में क्या होता था, डेथ पेनल्टी देने के लिए, डेथ पेनल्टी की मशीन का प्रयोग होता था, जिस जो मशीन आदमी को बहुत जल्द सर काट देती थी,
उसी का प्रयोग जब लोकसभा में काम जल्दी करने के लिए हो जाए तब उसे कहा गया गिलोटिन। किसी ने कहा बंडी प्रति, मतलब मुझे लगता है बंडी प्रति ने मूल संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अरे बच्चों देखो 100 से ज्यादा संशोधन हुआ है तो निश्चित तौर पर संशोधन किया जा सकता है। बस उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया चाहिए, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी ने पूछा सर क्या आरक्षण जरूरी है? देखो दोस्तों, आरक्षण नहीं है, सामाजिक न्याय का तरीका है, समानता स्थापित करने का तरीका है। कई बार बात हम भूल जाते हैं, जैसे गांव में अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो हमने कभी नहीं सोचा कि इस आदमी के पास जमीन क्यों नहीं है, अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ। इसलिए दोस्तों आप याद रखो, हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जहां हर व्यक्ति के पास आजीविका हो, हर व्यक्ति सम्मान से जी सके। इसलिए एक उसका तरीका है आरक्षण, वो सामाजिक न्याय का तरीका है। हमारे यहाँ आरक्षण का प्रयोग इतना पॉलिटिक्स आ गई है कि कई बार हमें, जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला उनको लगता है कि हमारा सारा हिस्सा लूट गया, जिनको आरक्षण मिला उनको लगता है कि हम पूरी दुनिया मिल गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में जहाँ पे पिछड़ापन था वहां आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण पर डिस्प्यूट नहीं है, मूल मुद्दा है कि आरक्षण सही लोगों को मिले, ये बात जरूरी है। किसी ने कहा कि पॉलिटी की स्ट्रेटजी क्या बनाए, तो दोस्तों अभी किसी ने कहा कि अच्छा जिला सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति पद हटाने के लिए, अच्छा बहुत तेज पे जा रहा है। अब किसी ने देखो पूछा कि आरक्षण की पर भूमिका लिखवा दीजिए। अब आरक्षण की भूमिका कैसे लिखेंगे? सामाजिक न्याय से, समानता से। हमेशा याद रखो दोस्तों, आरक्षण भूमिका कैसे लिखोगे? समानता, कि भारतीय संविधान में समानता का अध्याय दिया गया है और विशेष तौर पर राज्य के अंतर्गत सेवाओं में समानता की बात है, यहीं से फिर आरक्षण की भूमिका शुरू करो। याद रखो, आर्टिकल आपको लिखना हो तो ब्रैकेट में यूज करो। अब इन्हें सीधा आरक्षण की बात आई और अपने सीधे भूमिका लिखना शुरू कर दिया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ये बात फिर ठीक नहीं मानी जाती। क्या संसद भी चाहे तो नवीन सूची में संशोधन नहीं कर सकती? अरे किसने कहा दोस्तों? अरे संसद नवीन सूची में संशोधन कर सकती है, बस नवीन सूची में संशोधन करके आधारभूत ढांचे का विध्वंस नहीं कर सकती। बस ये बात ध्यान देने की, संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है, आधारभूत ढांचे को नहीं कर सकती। और दोस्तों समस्या ये है कि आधारभूत ढांचे का निर्धारण कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। अच्छा किसी ने सिलेबस स्ट्रेटजी की बात भी पूछी है, तो केशवानंद बाद, तो केशवानंद बाद में क्या पूछना चाहते हैं बात हमें स्पष्ट नहीं हुई। अच्छा थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा धीरे धीरे कर दीजिए क्योंकि इतना तेज आप। अच्छा किसी बच्चे ने पूछा करंट अफेयर कैसे देखें, तो दोस्तों पहले बेसिक बात पढ़ लो, उसके बाद फिर आप देखोगे उन बेसिक बातों से संबंधित करंट अफेयर फिर आपको मिलता जाएगा। एक बार एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया, आपने पॉलिटी समझ लिया, तो फिर करंट अफेयर के लिए आप उसको फिर करंट अफेयर में कि न्यूज पढ़ सकते हो या कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो, कोई भी एक देख लो, लेकिन पहले बेसिक पढ़ लो। फिर किसी ने कहा अधिनियम कैसे बनता है? अरे बच्चों एक्ट, यानी कि जब कोई संसद में विधि निर्माण का प्रस्ताव आता है तो उसे कहते हैं बिल, विधेयक, और विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तब हो जाता है अधिनियम। और वो अधिनियम जब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है तब वो लागू हो जाता है। अब बच्चे ने पूछा आर्टिकल 19(1)(f) में क्या है? अच्छा अरे संपत्ति का अधिकार था, वो खत्म हो गया, अब नहीं है। किसी से क्लास करते समझ में आता है, लेकिन जब नोट्स पढ़ते हैं तो बहुत विस्तारित लगता है। अच्छा दोस्तों कई बार नोट्स में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसे कभी आपने देखा हो क्लास की बात को समय नोट्स, क्लास की बात को अगर लिखोगे पूरा आपके साथ एक शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। तो एक बार विस्तारित पढ़ लेना चाहिए अगर आपके पास समय हो। हाँ जब एग्जाम आए तब केवल नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, एग्जाम आए तो केवल नोट्स को रिवाइज करना चाहिए। तो किसी ने पूछा है प्रतिषेध क्या है? दोस्तों प्रतिषेध का मना कर देना। मना कर देना किसको? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय को मना कर सकते, सॉरी उच्चतम न्यायालय जनपद न्यायालय को मना कर सकती है, उच्च न्यायालय जनपद न्यायालय को मना कर सकती है। याद रखना प्रतिषेध में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को मना नहीं करेगा। और प्रतिषेध का मतलब क्या है? जनपद न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को मना कर दिया जाएगा कि आप किसी मामले पर विचार मत करिए। अब क्यों विचार मत करिए? क्योंकि यह विषय आपके क्षेत्राधिकार के बाहर का है। तो मान लो कोई कोर्ट बनी सीबीआई की, तो सीबीआई की कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में विचार न करे। मेन सस्टार्टिंग कैसे लिखे तुम्हें दोस्तों? अब फिर देखो एक फिर लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है? अरे दोस्तों सरकार का प्रशासन, लोक का मतलब सरकार, लोक का मतलब सार्वजनिक। अब किसी ने पूछा कि लोकतंत्र क्या है? अच्छा किसी ने पूछा लक्ष्मीकांत के बारे में। दोस्तों देखो लक्ष्मीकांत किताब हिंदी बहुत टफ है,
हिंदी में आप कभी ले लेना, उसका अनुवाद आपको समझ में नहीं आएगा, कई तथ्य में उसमें गलतियां हैं। इसे मैं कहूंगा एक बार मेरी किताब आप देख लो, और उसके बाद आपको लगे कि आपको दोनों में से कौन किताब समझ में आती है, तो अपने आप निर्णय कर लो। मेरे कहने पर किताब मत लेना, एक बार देख तो लो आप। फिर किसी ने पूछा है, अच्छा किसी ने पूछा, मान लो कि आपने किसी ने पूछा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की बात, अच्छा किसी ने पूछा 144, 144 का मतलब सेक्शन 144, ये आवागमन पर प्रतिबंध है। तो आप जानते हो ये है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 144, और जहां 144 लग जाता है वहां पे लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, लोग आप इकट्ठा नहीं हो सकते, सम्मेलन नहीं कर सकते, और न ही हिंसात्मक गतिविधियों में हथियारों के साथ कोई कार्य या इकट्ठा होंगे। इसे कहते हैं सेक्शन 144। सेक्शन 144 आर्टिकल 19 के बड़ा खिलाफ माना जाता है, क्योंकि इसमें कभी भी किसी की रिकॉर्डिंग हो जाती है, कभी व्यक्ति की जीवन की गतिविधियों पर प्रतिबंध हो जाता है। अब देखो किसी ने पूछा था कि अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा था, अच्छा अटॉर्नी जनरल के बारे में तो कल बता देंगे आपको, कल अब थोड़ा सा नगर पालिका में बचा हुआ है, तो नगर पालिका के बताने के बाद प्रस्तावना बता देंगे, प्रस्तावना के बाद अटॉर्नी जनरल बता देंगे। तो अब किसी ने पूछा संकरण में पहली वरीयता क्या है, अब दोस्तों ने पहले बता दिया। देखो जब जब कभी वोटिंग होती है, राष्ट्रपति की निर्वाचन वोटिंग होती है, तो हमेशा जो व्यक्ति एक वोट देता है, 100 वोट होते हैं लेकिन 300 वरीयता होती है। तो 300 वरीयता में हम क्या करते हैं, पहली वरीयता केवल 100 वरीयता को पहले गिनते हैं, और अगर पहली वरीयता मैंने 100 वरीयता में किसी को कोटा मिल जाए तो हम बात नहीं देखते, नहीं फिर अगली 200 वरीयता गिनना दूसरी वरीयता है, वो तब होता है जब पहली वरीयता के मतों से कोटा पूरा ना हो पाए। ऑर्डिनेंस के टाइम के बारे में, तो और देखो दोस्तों, ऑर्डिनेंस का टाइम सीधा मतलब क्या है, ऑर्डिनेंस संविधान में लिखा गया है कि किसी अध्यादेश का कार्यकाल केवल 6 सप्ताह होगा, हमेशा 6 सप्ताह, लेकिन चूंकि दो सदन के 2 सत्र के बीच का अंतराल 6 महीने का होता है, इसे कुल मिला के अध्यादेश की अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो जाती है। किसी का नोट्स बनाना जरूरी है दोस्तों, देखो एक सीधी सी बात है कि नोट्स आप अगर अपने हाथ में बना लेते हो तो लास्ट में आपको रिवीजन बहुत काम आता है। तो जो हम आपको अगर ध्यान दें, जो हमने बोर्ड पे हमेशा लिखा है, अगर उस बात को आपने लिख लिया होगा तो आप याद रखो, उसके अलावा कुछ फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सर आप एक भी डाउट नहीं देख रहे, सांसद को टिकट किस आधार पर दिया जाता है, अरे भाई सीधी सी बात, जीतने का आधार पर दिया जाता है, जो जीत सकता है उसी को टिकट मिल जाता है। किसी ने कहा, अच्छा आपके थोड़ा सा धीमे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह में संबंध है। अब देखो सीधी सी बात है दोस्तों, आप एक बात याद रखना, जब भी आजादी मिलती है, आजादी व्यक्ति को मिली है, और आप याद रखो सरकार के बिना हम रह नहीं सकते। हमेशा आपको ध्यान रखना, आजादी के बारे में जब भी कोई लिखो, जब भी कोई समझो, आजादी क्या है, राज्य और व्यक्ति के बारे में संबंध है। अब राज्य क्या करे कि अगर राजद्रोह कानून बना दे, अब राजद्रोह का मतलब है कि किसी व्यक्ति को आजादी राज्य को तोड़ने की नहीं हो सकती। राजद्रोह का मतलब है संविधान जला देना, संसद पे हमला कर देना, उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होना, ये राजद्रोह है। लेकिन दोस्तों क्या सरकार की आलोचना करना भी राजद्रोह है? तो तरह नहीं। इसे अभिव्यक्ति की आजादी की सबसे बड़ी समस्या वहां पर आती है जब कई बार हम सरकार की आलोचना करने लगे तो विपक्षी दलों को ही राजद्रोही कह दिया जाता है। ये गड़बड़ बात है। अरे भाई जो विपक्षी दल है वो तो उसको सरकार की आलोचना करना ये सरकार का द्रोह है। अच्छा कई बार अनुवाद में इसे लोग राजद्रोह कह देते हैं, और कई बार लोग राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह में अंतर करते हैं। तो जब राष्ट्रद्रोह का मतलब है संविधान को जला देना, संसद पे हमला कर देना, आतंकवाद में भागीदार, राष्ट्रद्रोह है। राजद्रोह का मतलब क्या है कि सरकार की आलोचना करना, और सरकार की आलोचना करना राष्ट्रद्रोह नहीं है। सरकार की आलोचना करना हमारा फंडामेंटल राइट है, और सरकार की आलोचना हम कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो अब देखो, अब अंतरराष्ट्रीय संबंध दोस्तों आपको मतलब खान सर के यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जब भी क्लास आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया को बताने की बात है, वीटो पावर की थोड़ा सा। अब देखो, अच्छा सीएजी के बारे में किसी ने पूछा है, तो अब दोस्तों एक कल बता देंगे आपको, प्रस्तावना बता देंगे, उसके बाद सीएजी बता देंगे, जो भी टॉपिक छूटा हुआ है उसके बाद मैं बता दूंगा। अब किसी ने पूछा मनीष कश्यप को हिरासत में ले लिया गया, अभी मनीष कश्यप के खिलाफ हमने देखा होगा कि
अब एक तरीके से इतना बड़ा कानून लगा दिया गया है, उसके खिलाफ राजद्रोह का नहीं, निवारक नजरबंदी कानून है। और आप जानते हो इसीलिए न्यायालय ने उसको मना भी किया। अरे निवारक नजरबंदी कानून अपराध रोकने के लिए नहीं होता, निवारक नजरबंदी कानून उसके खिलाफ होता है जो राष्ट्र की सुरक्षा पे खतरा पैदा कर रहा हो। अब सरकार के खिलाफ बोलना, ये निवारक नजरबंदी इसके लिए नहीं होती। राष्ट्रद्रोह कानून, निवारक नजरबंदी कानून ये तब होता है जब राष्ट्र की सुरक्षा सबके लिए खतरा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर